दोस्तों मैं जौनपुर में मेरी टीडी कॉलेज गेट पे एक किताब की दुकान है, पुस्तक महल। मेरे भैया वहां पे देखते हैं। और मेरी तीन तीन दुकानें और थी उसी रोड पे। ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ और पढ़ने में मैंने एमए किया है, एलएलबी किया है। और पढ़ते समय मैं सोचा था कि मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान की प्लान थी मुझे डायमंड बनाने की। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब ऐसे नहीं हुआ दोस्तों, माता पिता जी के पुण्य प्रताप से और भगवान की कृपा से हमें एक अच्छी अपलाइन मिल गए। और जहां से आप सीखते हैं वहीं से मैं भी सीखता हूँ। हम सभी गुरु भाई हैं और उनके लिए एक बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। बिना उनके नाम पे क्लैपिंग किए मेरी टॉक शुरू ही नहीं होती। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बोलूंगा, मिस्टर बीडी पांडे सर और संगीता जी। बिना उनके तो हम आज यहाँ होते ही नहीं। अगर वो नहीं होते तो मेरे जैसे बदमाश को कोई सुधार ही नहीं सकता। मैं बहुत बदमाश था। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो आप एकदम फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं ना। हमें जब भी मैं गंभीरता से सोचता हूँ, कहीं टाक करनी होती है तो मैं याद करता हूँ कितना मैंने बदमाशियां करी हैं। फोन भी नहीं उठाता था, क्या क्या नहीं। मतलब अगर मैं इतना बोलूं कि जितना भी आपने अब तक कोई नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कराने के बाद छोड़ देना, फिर तीसरी बार करना, क्या क्या। जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं डायमंड जा सकता हूं तो आप में से सारे लोग डबल डायमंड जा सकते हैं। एक ऐसा आदमी आपने देखा जो किट को भी कबाड़ी को बेच दे, फिर छोड़ दे, अपलाइन का फोन ना उठाए, क्या क्या नहीं। लेकिन ये हुआ कैसे कमाल? हमने जब सारी दुनिया देख ली, सारे दरवाजे खटखटा लिए, तो मुझे लगा यार मुझे जो चाहिए वो तो कहीं नहीं है। मुझे चाहिए थी सिक्योरिटी, मुझे चाहिए था परिवार के लिए टाइम, और मुझे चाहिए था ओल्ड एज सिक्योरिटी कि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो किसी के आगे हाथ न फैलाना हो। आप सभी लोगों को, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि आप सबसे पहले अगर ये कोशिश करें कि आपको क्या चाहिए एमवे से। बात बड़ी सरल है लेकिन बड़ी काम की है। मैं अपनी टीम से वही बात करता हूँ, सर सिखाते रहते हैं तो वही मैं भी बताता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या चाहिए एमवे से। अभी जो कुछ भी चल रहा है उसमें मिसिंग क्या है? मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था तो पैसा बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, 60% से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस का कितना बड़ा जादूगर था। तो पैसा बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मैं लखनऊ के अंदर 5,000 की नौकरी कर रहा था, उस समय भी रोज का 10,000 रुपए मुंबई में बना सकता था। फिर मैंने एमवे क्यों चुना, और फिर एमवे ही क्यों चुना? इसलिए दोस्तों कि मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हम भी एमवे जैसे हैं, लेकिन कहीं भी सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। कंपनी ही क्या होती है, 3 साल बाद कंपनी का पता नहीं तो सुरक्षा कहां मिलेगी। मैंने एमवे को इसलिए चुना कि यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिलते हुए मैंने देखा, लोगों को मैंने देखा। मैं आईएएस बनना चाह रहा था, मैंने देखा आईएएस यहाँ कर रहे हैं, नासा के सारे लोगों को मुझे लगा ये लोग तो कर रहे हैं, आखिर यही मैं जाना चाह रहा था। और जहां मैं जाना चाह रहा था वहां पहुंच के लोग ये कर रहे हैं। दोस्तों स्टोरी मेरी बहुत दर्दनाक है। अगर मैं बताऊं आपसे तो गांव का रहने वाला, किसान का बेटा, फिर फीस भी मुझे, मेरी फीस माफ रहती थी और ऊपर से स्कॉलरशिप मिलती थी। तो और बच्चे बड़े शिकायत करते थे कि ये कैसे भैया, इनकी फीस भी माफ रहती है और स्कॉलरशिप भी मिलती है। साइकिल भी मुझे नहीं मुयस्सर थी, इंटर में साइकिल मिली, कैसे कैसे करके सब आया। और कभी मैंने नई किताब नहीं खरीद पाया था, नई किताब पढ़ते समय। 20 मई को रिजल्ट निकलता था हमारे जमाने में, अभी भी निकलता होगा शायद मई में, क्या है। हम 20 मई को रिजल्ट आउट होने के बाद पुरानी किताबों पे कवर चढ़ाया करते थे। किसी से पहले से सेट कर लिया करते थे, भैया अच्छा आप 7 से 8 में जा रहे हो तो वो 7 वाली बुक तो खाली है, मुझे दे देना, पहले से ही तय रहता था। कभी कभी लोग मिलते हैं मेरे से, बोलते हैं कि श्याम जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, कैसे एमवे करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे एमवे करूंगा। कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, कैसे एमवे करूंगा। मेरे पास कोई साधन नहीं है, कैसे एमवे करूंगा। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं, भाई साहब ये बिजनेस पैसे से नहीं चलेगा, ये बिजनेस लोगों से भी नहीं चलेगा, ये बिजनेस आपके साधन से भी नहीं चलेगा। तो ये चलेगा किससे? जी हाँ, ये बिजनेस चलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट और आपकी भूख से। आपके अंदर जो भूख है ना, उससे चलेगा। अब मैं इसको अगर बताऊं तो मैं जब जौनपुर में मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, फिर मैं लखनऊ आने का निर्णय लिया कि एमवे करूंगा। तो लखनऊ में मुझे तो कोई नहीं जानता था ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था।
मेरा एक जौनपुर वाला घर था, वो गिरवी पे था, बैंक में लोन था, और ये था कि कभी भी नोटिस आ जाएगी, मकान की कुर्की हो जाएगी। मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, कितना परेशान था 2 बड़े बच्चों के साथ। मुझे लगता था अब क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं आपसे कोई ये डायलॉग डिलीवरी नहीं है, मैं आपको वो अपने साथ बीता हुआ आपको बता रहा हूं। और मैं पाता हूं कि जब मेरे पास नहीं था तो कैसे कर गया। जी हाँ, अंदर वो भूख थी, ये मैं मान चुका था कि अगर मुझे जिंदगी जीनी है तो एमवे में सक्सेस होके ही जीना है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे चिढ़ाया था। इसके पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था, उसमें बहुत नुकसान उठा लिया था, मेरा बिज़नेस बर्बाद हो गया था, तो लोगों ने बहुत उलाहने दिए कि इनका बिज़नेस इसीलिए। मैं सोचा कहीं मैं गवर्नर भी बन जाऊँगा, तो भी ये कलंक लगा ही रहेगा कि ये आदमी सब बर्बाद कर दे। मैंने कहा करूँगा तो इसी फील्ड में मैं टॉप पे जाऊँगा। और भगवान की कृपा देखिए, संयोग से पांडे सर ने हमें सपोर्ट करने का निर्णय लिया। यहाँ पे एक मैसेज है, आपको अपलाइन सपोर्ट तो करना चाहती है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पांडे सर की उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन आज भी है, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद का एक था और एक मैं था। सर को ये निर्णय लेना था कि मुझे किसे फोकस करना है। तो मेरे पास चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन मैं चैलेंजेस अपने सर को बताता नहीं था ज्यादा, इसलिए कि कहीं सर मुझे छोड़ न दें। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के बहाने अपलाइन के सामने रख देंगे। मैं हमेशा डरता था कि अगर मैं सफल होऊंगा तो बिना अपलाइन की मदद से तो सफल हो ही नहीं पाऊंगा। मैं एक बार महानगर में रिड्ज रेस्टोरेंट है, सर को नहीं याद होगा, वहां मैं सुबह सुबह हम लोग कुछ खा पी रहे थे। सर ही उस समय पैसे देते थे, आते थे लखनऊ में, लेकिन हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। वही काफी का पैसा देते थे, खिलाते, फिर कितना उल्टा था सोचिए। वो लखनऊ आते थे, मैं लखनऊ में रहता था, फिर भी उन्हीं की चाय पीता था। क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी गर्दिश थी। मैं आपको बताऊं ना, अगर मैं कायदे से बता दूंगा तो आप 2-2 रुमालें आपकी गीली हो जाएंगी। आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन अभी वो कहानी आपने नहीं सुनी, जो दर्द, वो तो एक स्टेज पे जो बोला जाता वही। कई दिन हम बिना खाए भी रहे हैं। कुछ लोगों ने नहीं, बल्कि एक हमारे जिगरी दोस्त ने मेरे जेब में एक दिन 100 रुपए भी डाला। पता नहीं कैसे उनको पता चल गया था कि मेरे पास एक पैसे नहीं है। और लोग बोलते हैं पैसे नहीं ना, 5,000 रुपए एक व्यक्ति ने मेरे जेब में डाला कि श्याम तुम बिना इस बिजनेस के जी नहीं सकते, जाओ बिजनेस कर लो। जब कोई बोलता है पैसे नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूं, तो मुझे लगता है काश आप ये समझो। और कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट महंगे कहते हो आप, 5,000 रुपए किसी ने दिया और उससे मैंने कितना कुछ किया। अगर आपको सब बता दूं तो आप प्रोडक्ट महंगा कभी बोलोगे ही नहीं। दोस्तों, मैंने जर्नी अपनी शुरू की, लेकिन इस जर्नी को शुरू करने के पीछे जो नींव की ईंट थी वो क्या थी, ये आपको समझना चाहिए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं दिनों रात क्यों पढ़ाई कर रहा था और क्यों टॉप गया, क्योंकि पिताजी के बनियान के होल मुझे अच्छी तरह याद थे कि पिताजी इतनी खेती में मेहनत करते हैं, उनकी बनियान में फिर भी इतने होल रहते हैं। और मेरा मानना है दोस्तों कि 18 साल से 40 साल की एज अगर किसी की है और उसके घर में आज भी तंगी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस वजह है, वो जिम्मेदार है। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। तो मुझे लगता था कि मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, सभी लोग गांव पे रहते थे, और मेरे मेरे से बड़े भैया थे मुंबई रहते थे, 2,000 तनख्वाह पाते थे, 5 भाई 2 बहन, कैसे कैसे उसमें 4-4 भांजियों की शादी करना, पिताजी सब कैसे करते थे। दिनों रात इसलिए पढ़ता था कि पढ़ाई कर लूंगा, तो उस समय था कि अगर 70% मार्क्स आ जाएगा तो पोस्टल सर्विसेज में एक जॉब मिल जाएगा। लेकिन जिस साल मैं गया उस साल ये नियम बदल गया। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, अगर आप पहचान पाए तो। सोचिए अगर मैं पोस्टल सर्विसेज में चला गया होता तो क्या हाल होती आज मेरी। आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आईएएस हैं, डॉक्टर 1-1 लाख रुपए रोज बनाते हैं। मैं बीच में बहुत कोस रहा था अपने आप को, अगर पढ़ाई किया होता तो मैं भी आईएएस बन जाता, लेकिन अभी मुझे लगता बढ़िया हुआ भगवान। तो मैं बात कर रहा था जिम्मेदारियों की। क्या जिम्मेदारी आप महसूस कर, कुछ लोगों को लगता बड़ा मुश्किल है। बहाने कब लोग बनाते हैं, जब उनको जिम्मेदारियों का सही अंदाजा, सही पता नहीं होता। जिम्मेदारी, मुझे पता था कि मैं अगर गरीब पैदा हुआ हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी अगर गरीबी और तंगी में चले गए दुनिया से, तो ये सरासर मेरी जिम्मेदारी। इसलिए दोस्तों, जौनपुर आया, मकान बनवाया और पिताजी को जौनपुर लाके सेवा किया। और आज जहां कुछ भी मैं हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं इतना भगवान ने कैसे मुझे दे दिया।
मुझे लगा अच्छा अच्छा, वो पिताजी का पुण्य प्रताप था, इसी से मिल गया। तो दोस्तों, जो जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं ना, जब शादी हो गई तो मुझे लगा एक पति की जिम्मेदारी है, और शादी हो गई तो जब बेटा पैदा हुआ तो मुझे लगा पिता की जिम्मेदारी आ गई। ये जो जिम्मेदारी शब्द है, इसने मुझे डायमंड बनाया। आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इस जिम्मेदारी को कायदे से समझिएगा। मैं तो समझा भाई, उसी से मैं यहां आ गया, और इसी से अगली पिन भी, जो भी है परमात्मा की प्लान, हमारे अपलाइन का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो भी वो जिम्मेदारी, आज भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, 7 ऑर्गेनाइजेशन है जो 15% एबव है, तो उनको भी मैं क्यों सपोर्ट करता हूं? मेरी जिम्मेदारी, किसी पिन की फाइट अब नहीं है मुझे, ये बन जाओ वो हो जाओ, नो नो नो। परमात्मा ने बहुत दिया है, बहुत इंजॉय कर रहा हूं मैं इस समय, भगवान की कृपा से, ऑफलाइन के सपोर्ट से और अपनी टीम के बदौलत, आप लोगों की शुभकामनाओं के बदौलत भी। लेकिन दोस्तों, वो जो जिम्मेदारी है ना, जिसने मुझे डायमंड बनाया है, उनके लिए मैं बैठ नहीं सकता। अभी तो मैं मेहनत करता हूं बराबर, क्योंकि जिसके बदौलत में आप, जिसके बदौलत 6%, 9%, 12% पे हैं, आपको नहीं लगता कि उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है? तो जिम्मेदारियों को पूरा, जब एमवे में आया तो मुझे लगा क्या मैं एक अच्छा एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हूं? फिर सर ने मुझे सिखाया कि आप कुछ भी करिएगा, लेकिन ओपन मीटिंग कभी मत छोड़िएगा। और सर की सारी बातें तो मैं नहीं माना, लेकिन इस एक बात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं भी बहुत थका हारा परेशान होता था, अब मेरे से नहीं होगा। तब तक कोई आता था, वो ब्रांड न्यू सिल्वर, अरे वाह, मुझे लगता था ये सिल्वर हो सकता है यार, मैं तो उड़ा दूंगा फिर। क्योंकि सभी लोग, आप लोग जानते हैं कपड़े के बिजनेस में कैसे, पढ़ने में कैसे, सब बढ़िया था, तो मुझे लगता है यार ये कर सकते हैं। तो जो होप मिल जाती थी ओपन मीटिंग बैठने पे ना, वो मुझे हफ्ते भर हैरान रहते थे, फिर जिला देता था मुझे। जैसे पेड़ कोई सूख रहा है तो पानी कोई डाल देता, तो वो ओपन मीटिंग हमने कभी नहीं मिस किया। बहुत सारी चीजें करने मुझे लेट हुआ, लेकिन ये हमने नहीं छोड़ा। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि एसोसिएशन बहुत जरूरी है। हाँ, तो कुछ लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं बोलता हूं, आप जो काम कर रहे हैं वो आसान है क्या? आप बताइए, आप जो काम कर रहे हैं वो आसान है? आज दोस्तों मैं सोचता हूं, पहले किताबों में पढ़ता था कि सफलता के लिए कम पे करना पड़ता है, असफलता के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। आज मैं आपको बता सकता हूं, वो दिल की गहराई से ये बात सच है कि सफलता के लिए कम पे करना पड़ता है बनिस्बत असफलता के। अब आप सोचो ना, 3 साल हमने कायदे से मेहनत कर दिया, और आज क्या है, जिंदगी भगवान की कृपा से जी रहा हूं। आप अभी, एक्चुअली आपको शायद डायमंड की कार पता होगा, डायमंड का आपको घर समझ सकते हैं आप, डायमंड की इनकम भी समझ सकते हैं आप, लेकिन डायमंड के दिमाग का सुकून नहीं समझ सकते आप, जब तक आप डायमंड नहीं जाएंगे। जब तक आप डायमंड नहीं जाएंगे, तब तक सुकून क्या है, शांति क्या है, चैन क्या है, अमन क्या है। जब मैं अपने पोते के साथ खेलता हूँ, अभी 6 महीने के हुए, तो मैं समझता हूँ कि क्या, बच्चों के साथ तो कभी खेल ही नहीं पाया। खेलते थे तो वो तनाव में, इतना तनाव रहता था, अगर 10 मिनट घर भी आए तो इतना तनाव, इतना तनाव, तो वो कोई उधारी ले गया है, तो किसी ने क्या किया है। टीडी कॉलेज रोड पे मेरी कपड़े की दुकान थी, तो आप समझ सकते हैं कितना सब झेलना रहता रहा होगा मुझे। लेकिन वहां भी एक से एक दिग्गजों से पैसा मैंने बनाया, राइट? कैसा भी कोई रहता था, लोक व्यवहार शुरू से मुझे पता था, और उस लोक व्यवहार ने मुझे यहाँ भी बहुत कुछ सिखाया। तो कुछ लोग बोलते हैं, देखिए लोग सुनते नहीं, मुझे लगता है लोग इसलिए नहीं सुनते कि हम सीखते नहीं पर्याप्त। मैं जब लखनऊ में काम शुरू किया तो कहाँ कोई सुनता था, मैं सर से बोलता कोई सुनता ही नहीं। सर बोलते थे ये सीडी सुनिए, किताब पढ़िए, ऐसे बात करिए, वैसे बात करिए। तो कई गलतियां मैं करता था। क्या बोलता था, हमारे अपलाइन पांडे सर हैं, वो बनारस से आपसे मिलना चाहते हैं आके। तो उस आदमी को लगता था ये क्या, उनको ज्यादा गरज है क्या? तो मुझे लगता था अगर इस बिजनेस से सबका भला होना है, तो आखिर लोग सुन क्यों नहीं रहे? हमने इसी पे थोड़ा सा, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो पीएचडी हमने किया, कि आखिर लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, आखिर दिक्कत कहां आ रही है। मैं आपको नोटों से भरी ब्रीफकेस पकड़ा रहा हूं, आप मना क्यों कर रहे हैं? अरे नोटों से भरी ब्रीफकेस तो कुछ भी नहीं है, एक हैप्पीनेस वाला पैकेज देने के लिए एक अपॉर्चुनिटी हम बता रहे हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं? फिर हमने सीखना शुरू किया कि वजह क्या है। फिर हमने स्क्रिप्ट को चेंज किया, हमने लॉन्चिंग और फीचर पढ़ा, सारी चीजें फिर से मैंने देखा, ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा स्टडी किया कि आखिर लोग क्या समझते हैं, कैसे सोचते हैं। उस पर काम किया तो फायदा होना शुरू हो गया। पहले लोग नहीं मानते थे, फिर लोग मानने लगे। और एक चीज मैंने देखा कि औसत का नियम काम करता है। अगर आप काम करेंगे
तो कुछ लोग तो ना बोलेंगे, लेकिन अगर सारे ना तो नहीं बोलने वाले ना। तो मैं कभी सोचता था कि मैं तो बड़ा बिजी रह रहा हूं, क्या करूं। तो मैंने सुबह 6 बजे से लेकर रात तक का हिसाब बनाना शुरू किया। अगर आप में से किसी को लगता है कि बहुत बिजी रहते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सुबह जब उठते हैं तब से रात तक का हिसाब बनाइए, टाइम जा कहां रहा है। तो मैं देखता था कि अरे यार, ये तो खाली दिमागी तौर से मैं बिजी हूं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एमबे बिजनेस में काम क्या है? एमबे बिजनेस में काम है प्लान दिखाना, रिटेलिंग करना या डिमॉन्स्ट्रेशन करना। बाकी तो मुझे लगता कोई काम है नहीं। अगर आप कॉलिंग करो या इसी के लिए कहीं, तो यही तो काम है। लेकिन पता क्या चलता था, दिमाग में चलता रहता, करना है करना, लगता था दिन भर यही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर काम किया जाएगा तो रिजल्ट तो आएगा। क्यों? आप सभी जानते हैं, देखिए इतने सक्सेसफुल लीडर्स हैं। अभी मित्रेश जी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। अभी हरीश भैया हैं, हमारे अपलाइन है ही हैं। आप सब जान ही रहे हो, बहुत सारे लीडर हैं वहां पे। जनार्दन जी हैं, सब लोग जो काम कर रहे, रिजल्ट आ रहा है ना। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है श्याम जी बढ़िया तो है, लेकिन एमबे बिजनेस में टाइम बहुत लगता है। ये जो मिथ है ना सोसाइटी में, इसे पहले हमें तोड़ना। आपने पहले तो अपने दिमाग में तोड़ना है। कई बार तो लीडर को भी लगता है हाँ टाइम तो ज्यादा लगता है। पांडे सर बैठे हैं, इनको पता है, जब मैं सीरियस हुआ करने का निर्णय लिया, उसी साल हम 15% गए। और 15% गए थे 5,700 पीवी से। और दूसरे एक चीज में, लोगों की निगाह में तो एमबे करता था, लेकिन दिमाग में ये चलता था जरा सेट हो जाऊं तो करूं एमबे। तो सर ने एक दिन बोला, सर का बताने का तरीका बिल्कुल निराला था, वो सीधे कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन मैं समझ गया कि सर जो कहना चाह रहे हैं कि भाई सेट तो जीवन में नहीं होंगे। एक दिन जो 5,000 की नौकरी करता था डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में, देखिए भगवान की योजना क्या होती है। आज मेरे किसी स्टेटमेंट से हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आ जाए, बहुत कुछ आप कर ले जाएं। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान आपके लिए बुलवा रहे हैं। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में 5,000 की नौकरी करता था। और वहां एक दिन की बात है, उन्होंने कहा श्याम तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मार्केटिंग के लायक नहीं हो। कौन उनको बताए कि वो किसको कह रहे हैं मार्केटिंग के लायक नहीं हो। अगर मेरे जौनपुर से 10 नए लड़कों से कोई पूछता तो बता देता कि मार्केटिंग के लायक कौन है। जब उन्होंने बोला तो उनकी बेटी हमसे 20 साल छोटी थी, वो रोज मेरा क्लास भी लेती थी। सोचिए, वो आदमी जो 1990 में 4 स्टाफ रखा था, इतना गर्दिश का टाइम आया कि मेरे से 20 साल कम उम्र की लड़की मेरा क्लास है। उसने कहा बिल्कुल पापा आप सही कह रहे हैं, ये मार्केटिंग के लायक बिल्कुल नहीं, इंसान तो अच्छे हैं। मैं सामने कुर्सी पे बैठे बैठे उसी समय ये सोच लिया था कि मुझे वो कह रहे हैं कि तुम कुर्सी के लायक नहीं हो। खुददारी तो थी। फिर मैंने उसी समय निर्णय लिया। पूरे जीवन में आज तक हमने सर से केवल एक जगह नहीं पूछा है, और मुझे पता था कि अगर मैं पूछ लूंगा तो सर मुझे समझाएंगे कभी नहीं छोड़ना है। छोड़ने के बाद मैंने कहा कि सर मैंने अब तो छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे अंदर वो जिद थी। दोस्तों, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जो सड़क के किनारे गुदड़ी में सोते हैं ना, उनको बदबू नजर नहीं आती। वो सॉरी, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात क्लियर करने के लिए कह रहा हूं। वो जो रोज उसी कपड़े में सोते हैं ना गुदड़ी में, उनको बदबू नजर नहीं आती। गन्ना मिल के किनारे जिनके घर है ना, उनको बदबू नहीं आती। तो मैं क्या था, वो गुदड़ी में लेट, ऐसा लगता था हाँ परेशान हूं, कर ही तो रहा हूं। उसी दिन मैंने गुदड़ी को जला दिया। मैंने बोला अभी मैं करके दिखाता हूं। वो दिन था दोस्तों, और वो दिन था फरवरी का, 15 फरवरी का दिन था। और मुझे फरवरी की तनख्वाह भी नहीं मिली, कुछ चेक दिया था उन्होंने, वो भी नहीं क्लियर, मैं कुछ मुड़ के देखा नहीं। और तीसरे महीने मैं 5,000 तनख्वाह पाता था। तीसरे महीने में मुझे याद है मैंने 5,000 इनकम टैक्स दिया था। चंद्रशेखर मेरे बगल में खड़े थे, और मैंने उनको दिखाया। स्वदेश थे लखनऊ में। मैंने कहा चंद्रशेखर सुन रहे हैं? मैंने कहा इतना क्या इनकम टैक्स कट गया क्या? बोले हाँ 5,000 आपका इनकम टैक्स कटा है। मैं 13,700 पीवी से सिल्वर गया था। तो कहने का मतलब क्या है, वो गुदड़ी जलानी पड़ेगी। कई बार हम अपनी समस्याओं में इतना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, मजा आने लगता है। अब जैसे मैं डायमंड हूं, तो ठीक है इस लेवल पे तो मजा आने लगे, लेकिन मजा आएगा तो लोगों की प्रति जिम्मेदारियों का क्या होगा? तो हमें कहीं ना कहीं अनकंफर्ट जोन में आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा नहीं यार पिन तो चेंज करनी, किसी को अपने लेग में क्वालिफाई कराना है, एमरल्ड डायमंड जो भी है। तो उस दिन हमने निर्णय लिया, काम करना शुरू किया दोस्तों, और दिनों रात एक कर दिया। 3 साल के अंदर
मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2012 में 2011 में 10 महीने का प्लैटिनम था। 2 महीने केवल नहीं हुआ था, 10 महीने वाला प्लैटिनम था। 2012 में मेरी ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप थी। तब से हर साल विदेश जा रहा हूँ भगवान की कृपा से, अपलाइन के सपोर्ट से। लोग जो बोलते हैं कि देर होती है, कहाँ देर होती है बताइए मुझे? आपके सामने एक आदमी बात कर रहा है, आपके आसपास भी सारे लीडर हैं, देर कहाँ होती है? आप मुझे कोई ऐसी फील्ड बता दीजिए जहां 3 साल आप वाकई अपनी मेहनत से काम करिए और आप 12 लाख के पैकेज पे आ जाइए और आपकी 3 जनरेशन के लिए काम हो जाए। एक बिजनेस बता दीजिए मुझे। आज भी मेरी जो इनकम आती है, वो शुरू के प्लैटिनम लेवल पे जो मैं था, मेजर इनकम वहीं से आती है। मनीष वैद्य उस समय 4000 पीवी पे थे, चंद्रशेखर 2000 पीवी पे थे, विश्वगौरव 2000 पीवी पे थे, नीलेश 2000 पीवी पे, मतलब जो भी इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन था। आज जो मेजर इनकम मेरी आ रही है वो प्लैटिनम जो था वही तो था। ओपी शर्मा बाद में आ गए और विद्या यादव बाद में आ गई, बाकी तो वही ऑर्गेनाइजेशन था। एक महेंद्र सिंह बीच में आए थे और उत्तम बाद में आए, बस बाकी तो मेजर इस समय 60% मेरी जो इनकम आ रही है वो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 3 साल में जो मैंने काम किया उससे सारी इनकम आ रही। तो लोग बोलते क्यों है एमबीए में इनकम देर में आती है? देर में नहीं आती, कायदन हम अपलाइन को सबमिट करके काम ही नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, ऐसे भी लोग मिलते हैं फील्ड में। देखिए और जगह पैसा बहुत है, एमवे में पैसा नहीं है। आप सभी जानते हैं पिछले साल हमने क्या क्या काम किया। हमने बड़े बेटे की शादी किया मुंबई में, 3-3 जगह रिसेप्शन किया, लखनऊ के अंदर मकान खरीदा, एक लग्जरी कार खरीदा एक साल में, और एक पैसे का कर्जा नहीं। अच्छा, पैसा नहीं आता एमवे में? पैसा नहीं आता एमवे में? क्या लोग बोलते हैं, ये सब मिथ है। सब होता है दोस्तों, लेकिन क्या हम अपने अपलाइन को 100% सबमिट करते हैं? ये बहुत बारीक रेखा है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आज मुझे अपनी टीम मीटिंग, लखनऊ वाली टीम मीटिंग में एक बात करनी थी। मैंने सर से पूछा कि सर मुझे क्या बात करनी चाहिए? सर बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं कोई बनावटी या कहीं से। सर से मैंने पूछा कि सर वो एक एडीएस और एडीएस के अपलाइन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ आप हमें बता दीजिए तो मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अपलाइन को सबमिट कितना, कार खरीदना था मुझे, बिना सर के अप्रूवल से नहीं लेना है। कार जब खरीदना तो बोले अरे भाई कार कब आ रही है, मतलब जबरदस्ती पीछे पड़ के कार ले लेनी है। हमें कार जब लेनी थी पहली कार, तो सेकंड हैंड की वैगन आर खरीदी हमने लखनऊ से 2.5 लाख रुपए कैश में। लोग कहते हैं मैं अपलाइन को सबमिट तो करता हूं, लेकिन एक बात आज अगर मेरी टॉक से आप लोग ये ले लिए कि अपलाइन को सबमिट ही नहीं करना है, अपलाइन को 100% सबमिट करना है। 100%। सर बोल दें कि अभी आपको निकलना है वहां से और बनारस आना है, सवाल ही नहीं होता। क्यों? मैं पूछूंगा नहीं। अगर मैंने क्यों पूछ लिया तो ये तो तौहीन है मेरे सबमिशन की ना। ऐसा नहीं है, सेकंड हैंड कार खरीदना लखनऊ जैसी जगह में मेरे लिए भी दिक्कत था, लेकिन सर ने कहा कि फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन नहीं चाहता अपने टीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, लोगों को लगता है ओ देखो ये तो सेकंड हैंड की कार खरीदे। क्या मुझे अच्छा लगा होगा? नहीं, लेकिन अच्छा इसलिए लगा कि मेरे अपलाइन ने मुझे कहा। ये समझने की बात है, क्या अपलाइन को 100% हम सबमिट करते हैं? कभी-कभी लोग थोड़ी पिन पे हो जाते हैं, उन्हें लगता है अपलाइन क्या जरूरत है, करना तो हमको ही है, क्या वो बताएंगे। और मेरा मानना है दोस्तों, पांडे सर एक बट वृक्ष हैं, उसमें बहुत सारी डालें हैं, उसमें मैं एक पत्ती हूं, और इसे गंभीरता से मैं मानता हूं। आप हमारे व्यवहार से देखते भी होंगे, और शायद भगवान ने जो ये बरकत दिया है, इस सोच के नाते दिया है, इस थॉट प्रोसेस के नाते दिया है। कभी-कभी लोग मुझे बोलते हैं, मैं जयदेव सर बोलता हूं, जयदेव ट्रेनर है हमारे, तो पहले हमारे मैम थे, तो कुछ लोगों ने बोला श्याम जी आप डायमंड हैं, आप एक मैम को कैसे सर? क्या? मैंने कहा नहीं भैया, मैं जब 6% पे था तब उनको सर बोलता था, तो आज मैं डायमंड हो गया तो उनको जयदेव थोड़ी बुलाऊंगा। हाँ, अभी मनोज को मनोज जी कहता हूं जो हमारे सैम है, राज को मैं राज कहता हूं, वो मैम है। लेकिन किसी को अगर मैं कहता है तो डायमंड बनने के बाद रूप बदल दूं क्या? सर ने हमेशा मुझे सिखाया था कि कभी भी ये न लगे कि आपको ईगो हो गया है। सर ऐसा ऐसा पाठ मुझे पढ़ा है कि आपको क्या करना है, आपको ज्यादा हम्बल होना पड़ेगा। आप जो एमरल्ड थे उस समय जो हम्बल थे,
डायमंड बनने के बाद ज्यादा हम्बल होना पड़ेगा, क्योंकि अब अपेक्षा लोग ज्यादा करने लगे, ओ अच्छा डायमंड हो गए इसलिए। तो दोस्तों बातें तो बहुत है, लेकिन टाइम का बाउंडेशन रहता है। मेरा तो ये कि रात भर आप सुनते रहोगे, आप टस से मस नहीं होने वाले हो। एक डायमंड की स्टोरी है, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो लोगों को लगता है पैसा इसलिए नहीं आता, स्ट्रक्चर पे हम काम नहीं करते। पैसे कम कब आते हैं? जब हम स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते। अभी पिछले महीने हमारे ग्रुप में एक ब्रॉन्ज गए हैं, 60,000 रुपए उनको आया। बीबीआई ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर 60,000 रुपए। स्टेटमेंट है 59,900 कुछ रुपए का स्टेटमेंट है। कौन बोलता है पैसे कमाते हैं? स्ट्रक्चर होना चाहिए। सर जानते हैं 36 डायरेक्ट लेग, 36 डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, 16 लेग से बोनस। आज भी स्ट्रक्चर पे मैं हमेशा फोकस करता हूं। कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें एक लेग को कसम खा के 200 पीवी तो कराना है। आप सभी हमारे गुरु भाई हैं, तो मैं इतना बोलूंगा कि आज मेरी स्टॉक से एक कसम खा लीजिए, आप सब बहुत सक्षम हो। एक लेग मिनिमम, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको 3% कराना है न्यू। एक ज्वाइनिंग करानी है मिनिमम, उसे 3% कराना है। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम चाहे जो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कोर लोगों को निकालिए। अगर आप प्लैटिनम है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग 25 लोग कोर होंगे। उन कोर लोगों के साथ मीटिंग करिए, सर के साथ अपने अपलाइन के साथ बैठाइए, और सबको ज्यादा नहीं, एक ज्वाइनिंग और उसको 3% कराना। और अगर 25 लोगों ने करा दिया तो 5,000 पीवी एक्स्ट्रा आ गई। और मेरा मानना है स्ट्रक्चर अगर बढ़िया नहीं है तो दोष किसका है? अगर किसी को प्लान दिखाने आता है और उसका स्ट्रक्चर सही नहीं, तो दोष किसका है? सोच के देखिए। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं ज्वाइन किया है, सबने तो टांग खींचने की पूरा कोशिश किया था कि मैं एमवे कब छोड़ दूं। मेरी जो जौनपुर वाली दुकान थी, जब वो बिक गई, वहां अभी कुछ और खुल गया, तो कोई रिश्तेदार मुझे आता कि भैया ये श्याम ले लो। गर्दिश के टाइम में रिश्तेदार बगल में आते थे, मेरे यहाँ हालचाल भी पूछने नहीं आते थे। लेकिन 4 रिश्तेदारों के चक्कर में, 4 दोस्तों के मना करने के चक्कर में हम कई बार कुछ फैसला और ले लेते हैं। जब हमें दिक्कत आएगी तो 4 लोग हमें कुछ पहचाने आएंगे? कुछ नहीं पहुंचाने आएगा भाई साहब। तो स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर सही बना लेते हैं तो आप ब्रॉन्ज पीटीआई स्ट्रक्चर पे आप 60,000 रुपए बना सकते हैं। मैं खुद प्रमाण बता रहा हूं, 60,000 रुपए, 2,000 रुपए रोज के। वो अलग बात है कि जब आप डायमंड जाओगे तो इसका कई गुना आपका जीएसटी जाएगा महीने का। जब आप एमरल्ड जाओगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं अभी ब्रॉन्ज की बात कर रहा हूं। आप जो कुछ भी पैसा बना रहे हैं, अगर उसमें आप ब्रॉन्ज जाते हैं तो सोचिए कितना। हाँ, एक ज्वाइनिंग के लिए कसम खा लें कि एक ज्वाइनिंग मैं कराऊं। कभी कभी मुझे ये लगता है, मैं डायमंड हूं, मुझे कंटैक्टिंग इनवाइटिंग इतनी आती है, मुझे कॉलिंग करनी, ये मैं नहीं कर सकता तो फिर कैसे मैं एक नए आदमी को सोचता हूं उसे कर लेना चाहिए? इसीलिए मैं सारे वो काम खुद करता हूं जो मैं करने के लिए टीम को कहता हूं। मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं रहता कि मैं मोटिवेट करूं। नहीं, मोटिवेट करने से, मोटिवेट करना तो दो दिन चलता है, लेकिन अगर आप इंस्पायर करते हैं तब समझ में आता है कि उसका परमानेंट रहेगा। अगर आप किसी को इंस्पायर करेंगे। अपलाइन की इज्जत दिमाग में कब बढ़ती है? जब 100 पीवी के लिए हम तरसते हैं और पता चला अपलाइन ने 30,000 40,000 पीवी करी। डे बाय डे मेरे समझ में आता था कैसे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सर ने बनाया होगा, कितना पेशेंस से बनाया होगा। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। एक चीज जो महत्वपूर्ण मुझे आपसे अगली बात करनी है, अगर आपका अगस्त का बिजनेस, मान लीजिए अगस्त का बिजनेस यहां था और सितंबर का बिजनेस यहां हो गया, तो आपको इसे चेक करना चाहिए कि क्या वजह थी जो हुआ। और फिर अक्टूबर का बिजनेस अगर यहां हुआ तो आपको यह देखना चाहिए कि वो वजह क्या थी। कभी कभी हम कई बार जब हार जाते हैं तो हमें लगता है कि हम हारने लायक हैं इसलिए हार गए। हम हारने लायक नहीं होते जो बार बार हारते रहते हैं। हम जिस वजह से हारे थे उसे नहीं हरा पाते इसलिए हार जाते हैं। अगस्त से सितंबर का बिजनेस हमारा अच्छा था, क्यों अच्छा था उसको नोट बनाया हमने। किसी कारण से सितंबर से अक्टूबर डाउन हुआ, क्या वजह थी वो, क्या वजह थी वो, क्यों डाउन हुआ। अगर अप हुआ तो भी, डाउन हुआ तो भी, अगर उसकी वजह पे हम जाएंगे तभी तो
अगर कमियों को हम कम करते जाएंगे, अच्छाइयों को बढ़ाते जाएंगे, तभी तो ग्रो कर पाएंगे। तो कभी कभी अच्छा हो गया तो अपलाइन से बात नहीं करते, अब क्या, अब तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है उसी समय अपलाइन की काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। और खराब हुआ तो बोलते अपलाइन से बोलेंगे क्या। दोनों दशा में लोग, लेकिन दोनों दशा में बात करने की सख्त जरूरत है, काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। तो अक्सर मैं देखता हूं कि पिछले महीने जो हुआ वो क्यों हुआ, उस पर एनालिसिस करते, फिर अगले महीने उसको अप्लाई करते हैं। रीजन को देखना बहुत जरूरी, क्यों हुआ, कैसे। आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मोमेंटम और किसी में नहीं है तो आपको देखना है। डेप्थ डीलिंग, बहुत दिन बाद मेरे ये समझ में आया था। डेप्थ डीलिंग, विट तो बहुत बढ़िया मैंने बना लिया था, लेकिन डेप्थ डीलिंग बहुत दिन बाद समझ में आया। लेकिन मैं अभी पिछले सितंबर में मैंने डेप्थ डीलिंग का मजा कायदे से चखा और फील किया। हमारा छठा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह क्वालिफाई कर गया, पता भी नहीं चला, क्योंकि हमने डेप्थ में जाकर के काम किया और स्ट्रक्चर सबके सही कराए। 10,000 पीवी खिलवाड़ लगा, कुछ पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि डेप्थ में जाके हमने 1200 पीवी निकाली और ऊपर तक जाते जाते वो 10,000 क्वालिफाई कर गया। तो डेप्थ डीलिंग तो बहुत जरूरी है। जो भी अपलाइन कहते हैं वो हमें लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम उसे मान लें उतना ही फायदे में रहेंगे। तो कभी अगर ग्रोथ हमारे मन माफिक नहीं हो रही है तो हमें चेकलिस्ट बनानी चाहिए। क्या हम वो 9 कोर स्टेप करते हैं? जब बड़ी पिन पे हो जाते हैं कुछ, कभी कभी तो 9% पे ही लोग सोचते हैं कि हमें थोड़ी करना, अब तो नीचे वाले करेंगे। लेकिन नीचे वाले क्यों करेंगे? आपको देख के तो करेंगे। आप ग्रो कैसे कर रहे हैं? चेकलिस्ट, क्या हम 9 कोर स्टेप करते हैं? क्या हम वाकई जो टीम से कर रहे हैं वो कर रहे हैं? क्या अपलाइन की काउंसलिंग में रहते हैं? क्या हम वो सारे बेसिक्स ब्रिट के पैरामीटर को फॉलो करते हैं? एक बात दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे नहीं तो करा भी नहीं पाएंगे। इसे एकदम नोट कर लीजिए। आज भी मैं स्ट्रेंजर कॉलिंग इसलिए करता हूं कि मुझे टीम को बताना होता है कि आप करिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक मैनेजर, तो मैनेजर, अब देखो ना, आप मैनेजर और लीडर में तो यही फर्क होता है ना। लीडर खुद करता है, चलो करते हैं, और पहले कदम बढ़ा देता हो चलने के लिए, और मैनेजर एसी रूम में बैठ के कहता है ये करके आओ। तो हम लीडर हैं, इसलिए हमें एक राइट एग्जाम्पल हम पेश करेंगे तो अपने आप। तो चेक लिस्ट हमें जरूर देखना है कि आज का हमने क्या किया। अगली महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखा है सर से और जो अप्लाई करके मुझे फायदा मिलता है, रात को सोने के पहले क्या 5 मिनट अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचते हैं कि हमने किया कि नहीं किया। एक मेरा फार्मूला है 5 into 7 + 15। रोज 7 दिन क्या हम देखते हैं कि आज हमने जो काम किया, जिस पिन के लिए हम फाइट कर रहे हैं, प्लेटिनम जाना चाहते हैं, फुकेट जाना चाहते हैं, क्या उसके लिए हमने काम किया? और सुबह उठने के बाद क्या अपनी जिम्मेदारियों को कायदे से समझते हैं? दोस्तों मैं रोज इसको बहुत गंभीरता से समझता हूं कि भगवान ने तकरीबन 1.5 लाख लोगों को वो मौका नहीं मिला सुबह का सूरज देखने का, लेकिन अगर हमें मौका मिला है तो इसका मतलब जिम्मेदारी भी हमारी है। पूरी दुनिया में लाख से 1.5 लाख लोगों को दूसरा दिन जो अभी कल है, मतलब 9 नवंबर, वो मौसर नहीं होगा। तो जब मैं सुबह उठता हूं तो 1 मिनट की पूजा करता हूं और खुद भगवान को मतलब बोलता हूं, थैंक्स गॉड, आपने हमें एक दिन दिया है। तो क्या सुबह 5 मिनट हम ये अपने आप को पूछ सकते हैं कि आज का जिम्मेदारी हम पूरा करेंगे? जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है वादे जो निभाने हैं, सारे लोगों ने किताब पढ़ी होगी, सारे कोर लीडर पढ़े होंगे जरूर, अगर नहीं पढ़े तो उसे गौर से पढ़िएगा। और एक वादे जो निभाने हैं, आपने वादा किया है किसी से, अपने टीम से, वो वादे जो निभाने वो बुक है। लेकिन ये जो वादे जो निभाने, ये जो वादा किया है टीम से, आपने कहा है 6 से 18 महीने में ये पैसे आते हैं, जिसमें विदेश यात्रा मिलती है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्या वादे निभा रहे हैं आप? वादे जो निभाने हैं, वादे जो किया है आपने अपनी टीम से, क्या उसे निभा रहे हैं? बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरा मानना है कि जब हम कोई गलती करते हैं, उस तरह की गलती करते हैं और सीसीटीवी कैमरे में आता है, तो सीसीटीवी कैमरे में जब आता है कोई गलती करने पे तो क्या होता है? पुलिस आती है। सीसीटीवी कैमरे में जब गलती करते हैं तो पुलिस आती है। लेकिन अगर गॉड के मास्टर कैमरे में हम गलती करते हैं तो हमारी बरकत रुक जाती। ये मेरा पर्सनल विचार है, मैं इसको फील करता हूं और इस पे बहुत गंभीरता से मैं सोचता भी और फॉलो भी करता हूं। अगर मेरी टीम में किसी ने टाइम मांगा
तो ठीक है, मैं बोल दूंगा मैं बिजी हूं, लेकिन भगवान का मास्टर कैमरा देख रहा है, मैं तो बिजी नहीं हूं। अब अगर टीम में अनकंडीशनल लव जो सर सिखाते रहते हैं, अगर हम वो नहीं करें तो गॉड का मास्टर कैमरा देख रहा है। गॉड के मास्टर कैमरे में अगर खरे उतरेंगे तो बरकत होना तो तय है। अब ये गॉड का मास्टर कैमरा क्या है? बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर, वो 9 कोर स्टेप, वो 100% प्रोडक्ट यूज, वो जो रिटेलिंग, कस्टमर, एसटीपी करना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना, टीम को प्यार करना, अकाउंटेबिलिटी रखना, टीचेबिलिटी, ये सारी चीजें। कभी कभी टीचेबिलिटी में लोगों को बड़ी मिस्टेक होती है। मेरा मानना है टीचेबिलिटी में एक चीज मैं अक्सर ये महसूस करता हूं और टीम को भी बताता हूं, पिछले महीने जो पीवी थी उसी लेवल से आपकी टीचेबिलिटी होनी चाहिए। पिछले महीने जो पीवी थी वही आपका रियल लेवल है, और उसी लेवल से आपको थॉट प्रोसेस रखना है स्टडी करने का। तो कभी कभी लोग एक बार अगर हो तो बस हो तो हम ये हैं, नहीं। मेरा मानना उसी थॉट प्रोसेस, अब आपको उसी लेवल पे जाके सीखना रहेगा, तभी तो वहां से उठ पाएंगे। बहुत जरूरी। तो गॉड का मास्टर कैमरा, क्या आप खरे उतर रहे हैं? क्या वादे आप निभा रहे हैं? क्या आप बुक पढ़ रहे हैं? क्या सीडी सुन रहे हैं? मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपकी कुछ पर्सनल चीजों को छोड़कर आपकी एक वीडियो बनाई जाए दिन भर की, क्या वो वीडियो आपकी टीम को दिखाया जा सकता है? आपकी पर्सनल कुछ चीजों को छोड़कर अगर आपका वीडियो बनाया जाए एमवे की एक्टिविटी को लेकर, तो क्या वो वीडियो आपकी टीम देखेगी, एक्साइटेड होगी? अगर आपकी टीम एक्साइटेड नहीं हो रही है तो इसका मतलब अभी उस वीडियो में कुछ करेक्ट करने की जरूरत है। गॉड का मास्टर कैमरा, गॉड के मास्टर कैमरे में आप कभी भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों कहते हैं ना कि आप गॉड से झूठ नहीं बोल सकते और अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो गॉड के मास्टर, अगर भगवान से आप प्रेयर करके बोलते हैं भगवान मेरी पिन नहीं चेंज हो रही है, तो भगवान तो देख रहे होंगे बेटा तुम काम कर रहे हो क्या? क्या 20 से 25 प्लान दिखाया क्या? क्या महीने में एक ज्वाइनिंग जिसको 3% कराया क्या? आप किसी भी लेवल पे हैं, एक ज्वाइनिंग डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में करा के क्या उसे 3% का कमिटमेंट ले सकते हैं? इस चीज को एज ए मिशन में चला रहा हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, समय सर की गाइडलाइन से। एक ऑर्गेनाइजेशन इसकी तो कसम खानी चाहिए मुझे लगता है। और मनी मोटिवेशन बहुत है दोस्तों। जब आप अपना स्ट्रक्चर बढ़िया बना लेंगे तो अपनी टीम का स्ट्रक्चर बढ़िया बना पाएंगे, और आपके टीम को जब पैसा आएगा तब वो आपके साथ बने रहेंगे और फाइट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है जिसका इस्तेमाल लोग नहीं करते, एप्रिसिएशन। दुनिया का अनमोल खजाना है जिसका लोग इस्तेमाल नहीं करते। आप याद करिए पिछले 15 दिनों में किसको आपने अप्रिशिएट किया है जेन्युइनली? सही मायने में आपने अप्रिशिएट किसको किया है? जब आप डाउनलाइन से बात करते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, वाओ, क्या 3 बार बोलते हैं? मेरा मानना है दोस्तों कि एक बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम देती है। वो तो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है ना? शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कब कौन सा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण है। प्लान दिखाने के बाद सब कुछ हो गया, हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहे हैं, मुझे लगता चलो इसका बहुत काम हो गया क्या? तो भाई थैंक यू काहे को भैया, थैंक यू तो आप बोलो। एक्चुअली वो शिष्टाचार में हम इतने रम चुके होते हैं। मैं बोलता हूं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बड़ा अपनापन मिला मुझे। क्योंकि क्योंकि जिस तरह से, जिस लगाव से आपने बात किया, क्योंकि जरूर लगाइए। जब भी आप अप्रिशिएट करते हैं तो क्योंकि लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी मैं बोलूं कि मिथिलेश जी की टाई बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत अच्छे शर्ट पे उन्होंने पहन रखी है। जब आप क्योंकि लगाते हैं तब वो राइट एप्रिसिएशन हो जाता है। प्रशंसा, परवाह, क्या आप उनकी सही में केयर करते हैं अपनी टीम की? परवाह, आपकी टीम में कोई 3 महीने से आया है, वो कुछ कर रहा कुछ नहीं कर रहा, क्या उसको फोन करके उसके डेप्थ में उसको कॉलिंग करके उसका पूरा सब कुछ सही करके उसको कुछ अचीवमेंट दिला रहे हैं? कहते हैं लोग अपने बच्चों की तरह ये बिजनेस को एक बच्चे की तरह लेना चाहिए। अपने बच्चे को तो बहुत केयर करते हैं, 21 साल 25 साल पढ़ाते हैं, एक पैसा ना आए तो भी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे, पीवी आ रही तो ज्यादा केयर, पीवी नहीं आ रही तो छोड़ दो। सोच के देखो। सर अनकंडीशनल लव की बात नहीं करते, वो प्रूव भी किए हैं,
है ना। तो हम लोग को वही कहते हैं ना कि अपलाइन को फॉलो करने की बात है। तो आपको प्रशंसा और परवाह करने की जरूरत है, रिलेशनशिप तभी बिल्ड होगी दोस्तों। कोई आपकी, मैं सर को इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता हूं, आप सोचो, मेरे से 2 साल छोटे हैं, उम्र के हिसाब से तो 2 साल मेरे से छोटे हैं, लेकिन उन्होंने जो मेरी परवाह की है ना, उसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता, मेरी 7 पीढ़ी भी अदा नहीं कर सकती, जो उन्होंने परवाह की है मेरी। कभी कभी कुछ लोगों को लगता हो तो उनका बिजनेस था, किसी को लगता हो लगने दीजिए। दोस्तों आप 15% पे हैं, आपका डाउन लाइन 12% पे है, उसे 12% मिलेगा आपको, 3% खाली मिलेगा आपको, ज्यादा तो उसे मिल रहा है ना। 21% तो मैं पाने लगा ना, सर को उस पर 4% तब मिलता रहा होगा, जो भी मिलता रहा होगा। तो कभी कभी कुछ लोगों का अपना मानना है, लेकिन जो परवाह करने, तो मैं कहना क्या चाह रहा था, जब अपने टीम में आप लोगों की परवाह करेंगे तो फिर आपकी वो इज्जत करना शुरू कर देंगे। कभी कभी लोगों को लगता है वो मेरी इज्जत नहीं करता, तो भैया इज्जत कैसे करेंगे, परवाह किया क्या आपने, उनकी केयर किया क्या, उनकी आप हाल चाल लिए क्या, या क्लोजिंग के 2 दिन पहले, अरे भाई क्या हो रहा है। देखिए दुनिया समझदार है, क्लोजिंग के 2 दिन पहले अगर आपकी कॉल गई और आपने कभी कॉल नहीं किया है, तो फोन उठा तो लिया, बंदे ने बोला अब दोबारा फोन उठाऊंगा भी नहीं। रियल परवाह करना, रियल केयर करना, उसको ग्रो कराने की जिम्मेदारी आपकी है। गॉड के मास्टर कैमरे में आपको सही आना है। दोस्तों मैं अक्सर ये सोचता हूं कि अगर हर जगह नियम है तो भगवान का भी नियम होगा, अगर हर जगह नियम काम करता है तो भगवान का भी कुछ नियम होगा। देखिए भगवान के लिए साल भर में तैयार है, काम हम कर रहे हैं क्या। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि अगर दुनिया के सारे नियम हैं तो भगवान के भी नियम होंगे। भगवान का नियम जो मैंने सीखा यहां तक इतने सालों में और पूरे सिस्टम से, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है क्या हमारा, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अगर हमारा नहीं है तो परमात्मा का नियम हमारे फेवर में काम नहीं करेगा। आपने देखा है हमेशा जब भी सचिन तेंदुलकर शतक बनाए तो देखिए थैंक्स ऐसे करके आसमान की तरफ देखते हैं, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड। और अभी मैंने रिसेंटली सीखा है कि जो 5 तत्वों में आसमान का जो है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो वो प्रे करने की बात होती है, वो अलग है भगवान को, या अपने हिसाब से उसमें डिटेल में आप जाओगे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, क्या आप ये प्राउड फील करते हैं कि दुनिया का बेस्ट बिजनेस आपको मिला है, दुनिया की बेस्ट अपलाइन आपको मिली है, दुनिया की बेस्ट स्पाउस आपकी है जो आपको सपोर्ट करती हैं, करते हैं। जो हम ग्रेटिट्यूड का, दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमको मिला है, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट मिला है, दुनिया की बेस्ट टीम हमको मिली है, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अगर हम रखें तो हमें लगता है कि बहुत फायदा होगा, मुझे तो बहुत फायदा होता है। अगर कभी आप शांत होना चाहते तो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखें, मुझे इससे बहुत फायदा मिलता है। मैं देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको सिखा नहीं रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ है, जो हमने अपलाइन से सीखा, सिस्टम से सीखा है, जो फीलिंग में उतारा, सीखने के बाद उस पर जो अमल किया, उससे जो फायदा मिला वो बता रहा हूं, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड। लव लाइन्स, रवि जी सुन रहे होंगे मेरी बात, मिथिलेश जी, रवि जी, हरीश भैया, जब मुझे सिल्वर जाना था तो ये लोग कहते थे माली को ऑर्डर हमने दे दिया है, माला वाला तैयार है, आप हिंदी वहां आओ, आपका रिवर, होटल रिवरव्यू में रिकॉग्निशन तैयार है। ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे लगता क्या मैं दे दूं, भैया से मैं कहता रहता हूं भैया कभी भी मेरी जरूरत हो, किसी लायक अगर मैं हूं, तो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड। आज भी मुझे याद है रवि की वो आवाज, भैया वो मालिक को बोल दिया हूं मैं। तो आप सब जितने भी लोग हो, आप सबको नहीं पता होगा, मनोज हैं, जनार्दन है, किसका किसका मैं नाम लूं, अभी जो होस्टिंग कर रहे हैं, मतलब सबने सबने बहुत, मैं ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप लोग अगर उस समय मुझे संभाले नहीं होते अपनी भावनाओं से, अपने उस तरह, सर की तो बात ही क्या करूं मैं संगीता जी को बाद में मेरे समझ में, पहले मुझे लगता था ये क्या करती हैं, तो कुछ ज्यादा करती नहीं मेरे लिए, बाद में मेरे समझ में आया सर जो मुझे टाइम देते थे, ये टाइम तो उन्हीं का था, तो सबसे बड़ा योगदान तो उनका है कि अगर वो टाइम, उन्हीं का टाइम मुझे सर देते थे। तो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर गॉड की ब्लेसिंग आप चाहते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा होगा। और अगर ऐसा करेंगे, जैसे इतनी बड़ी टीम है भगवान ने दिया, तो कभी कभी कुछ लोग, ऐसा नहीं कि गलतियां कोई नहीं करता, लोग गलतियां भी करते हैं, फिर भी मेरा ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होता, उस बंदे के काम पे मेरे घर पैसा तो आ रहा है ना, उस बंदे ने जो पोस्ट
प्रोडक्ट खरीदा, उसपे तो पैसा आ रहा है ना। बीइंग ए डायमंड मुझे ये पता है कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसपे भी हमें पैसे आते हैं, तो इस एंगल से भी ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अच्छा ये शुरू से था। जब मेरे मकान में कोई कस्टमर आते थे तो मुझे लगता था वो कपड़े वाली दुकान से एक ईंट इनकी भी लगी होगी इसमें। तो जो कुछ भी होता है आप अपने संसाधनों से नहीं, अपने बहुत टैलेंट से नहीं, मुझे लगता है अपने थॉट प्रोसेस से आप ग्रो करते हैं। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप सोचते कैसे हैं। कोरोना वाला टाइम आया, इसमें आप क्या सोच रहे हैं, और ये तो आ गया, आप क्या या सोचते नहीं नहीं सारे सिद्धांत वही है, खाली तरीके तो बदलें, और जिसके लिए हमारी अपलाइन इतना तैयार रहती है। चलिए एक लास्ट बात कह के मैं क्लोज करूंगा अपनी टॉक को। अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है दोस्तों, अर्जेंसी। मैं सर कहते हैं, मुझे तो नहीं पता है, मुझे तो मैं स्लोएस्ट मेरा बिजनेस, सर कहते हैं फास्टेस्ट है, लेकिन अब सर कहते हैं तो बहुत सोच समझ के, वो जो कह देते हैं वो ब्रह्मा की लिख है। तो सर कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है मेरा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा सोचता था, अगर सिक्योरिटी के लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो सिक्योरिटी की कब जरूरत आएगी। कहीं से आकाशवाणी थोड़ी हुई थी कि 10 साल बाद सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आज जितना भी सिक्योरिटी के लिए मैं काम कर पाऊंगा करूंगा, जितना भी करना होगा सिक्योरिटी मुझे चाहिए। भगवान न करे किसी को सिक्योरिटी कब चाहिए, और मेरा मानना है कि दो लोगों को बिजनेस मिलता है, भगवान जिसको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं या जिसको बहुत बड़ी समस्या से बचाना चाहते हैं। जब मेरी दुकान टूटी और वहां कुछ और बना, तो मैं और मेरी वाइफ उषा ने सोचा कि अगर सर ने हमें इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हम कहां होते। भगवान को मुझे उस समस्या से बचाना था, इसलिए मुझे एमवे बार बार नॉक किया गया, बार बार मुझे बताया गया। समझ रहे हैं। तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी। अगर कोई अभी सिंगल है जिन्होंने शादी नहीं करी है, उनको मैं बता दूं कि आपको अगर 3 साल 2 साल के अंदर शादी करनी, तो जल्दी से फाउंडर प्लैटिनम चले जाइए, आप खूब इंजॉय करोगे लाइफ को। किसी शादीशुदा आदमी से पूछ लीजिएगा, शुरू के जो 3 से 5 साल होते हैं वो गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन उसी समय बड़े तनाव में रहते हैं लोग, उसी समय बड़े तनाव में रहेंगे लोग। लेकिन अगर आप फाउंडर प्लैटिनम चले जाओगे, सोचो कितना एंजॉय करोगे, विदेश की यात्रा करोगे अपनी स्पाउस के साथ, अपनी पत्नी के साथ। सोचिए, आपको तो ज्यादा अर्जेंसी है। और अगर किसी की शादी हो गई है, अभी बेबी होने वाला है, उनको और अर्जेंसी होनी है, क्योंकि उनका जो बेबी होगा ना, उसके साथ वो खेल तब पाएंगे जब उनके पास टाइम होगा। फाउंडर प्लैटिनम जाइए, एंजॉय करिए अपने बच्चों के साथ। मैं आपको आज बता सकता हूं दोस्तों कि मैं कैसे अपने ग्रैंडसन के साथ एंजॉय करता हूं, क्योंकि कोई चिंता है नहीं। और अगर किसी के बच्चे हो गए हैं तो उनको और अर्जेंसी है बच्चों को सही शिक्षा दिलानी। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता उससे बढ़िया स्कूल नहीं है, और मेरा मानना है कि अगर उससे बढ़िया स्कूल है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता। मेरा ग्रैंडसन लखनऊ के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तो अपनी जो अर्जेंसी क्रिएट करने वाली बात, और अगर किसी के बच्चे बड़े हो गए हैं तो हो सकता है उनको हायर एजुकेशन के लिए बहुत पैसा देना हो, और अगर किसी की उम्र 40-45 साल हो गई है तो उनको तो बहुत अर्जेंसी है बड़ी पिन पे जाने की, डायमंड जाने की। क्यों? मैं हमेशा सोचता था कि मैं डायमंड जाऊं और सब चीजें हो, और स्विमिंग पूल में हमारी टीम ऐसे दो तरफ से कंधे पकड़ के अगर उतारे तो ये डायमंड जाने से क्या फायदा है ना। स्विमिंग का मैं शौकीन हूं, तो मुझे लगता है उछल के स्विमिंग पूल में जाएं और स्विमिंग करें। तो आप जितनी जल्दी ये कर लोगे, 70-72 साल एवरेज उम्र होती है, 23 साल सोने में चला जाता है, 23 साल सोने में चला जाता है। बच्चे 18 घंटे 16 घंटे सोते हैं बच्चे, 23 साल सोने में चला जाता है। सोच के देखिए, 70 साल एवरेज उम्र और 23 साल सोने में चला गया। अभी तो एक ही चीज बताया हूं, खाने पीने और सब, तो जीने के लिए बचा कितना। इसलिए अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप वाकई 3 सवालों का जवाब आप दे लेंगे आज सोने के पहले अपने आप को, तो काम आपका आसान हो जाएगा। सवाल नंबर 1, आपको क्या चाहिए एमवे से। इतना सरल सवाल है, लेकिन 90% एमवे डिस्ट्रीब्यूटर इसको नहीं देते, क्योंकि बड़ा दिल अंदर से हिला देता है। तो सवाल नंबर 1, एमवे से क्या चाहिए आपको। जैसे कोई बोलता मुझे प्लैटिनम जाना है, ये क्या, व्हाट, क्यों चाहिए, क्यों प्लैटिनम जाना चाहते हैं। मैं प्लैटिनम क्यों जाना चाह रहा था, अपना कर्ज मुक्त होना था मुझे, मेरा घर गिरवी था, वजह थी। क्यों प्लैटिनम जाना, क्यों, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब तक चाहते हैं।
इन तीनों सवालों का जवाब अगर किसी के पास होगा और सामने चस्पा किया होगा, ऐसा नहीं किसी डायरी में लिखा और डायरी को लिख दिए हैं 2014 में, 2014 की डायरी है। मैं कुछ इसमें से पढ़ रहा था, देख रहा था, पुरानी डायरियों में बहुत नोट मैंने बनाया, बहुत डायरी है। तो 2014 की एक डायरी, उसमें लिख दिया तीनों सवालों का जवाब, अभी जानते नहीं। मैं आपको सलाह दूंगा, पर्ची बनाइए उसे, लेडीज अपने पर्स में रखें वो तीनों सवालों का जवाब। जब भी आलस नजर आए, जब भी लगे बड़ा मुश्किल है, जब भी लगे कि कोई रिश्तेदार आया है, जब भी लगा आज की मीटिंग है लेकिन कैसे करूंगा, कोई वहां बर्थडे है, वो पर्ची अपनी उठाइए। एमवे से क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, ये जैसे ही आप पढ़ोगे ना, वैसे आपकी सारी आलस टूट जाएगी। सब कुछ आपको लगेगा वो ये तो मुझे करना है, अरे प्लान आज नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, अरे आज मैंने रिटेलिंग कुछ नहीं करी। तब आपको फर्स्ट वीक में 100 पीवी करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब ये नहीं होगा अरे सर क्या करें, ये नहीं वो नहीं। तब ये नहीं होगा कि ऑफर तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपके तीनों सवालों का जवाब क्लियर है। क्या चाहिए एमवे से, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको ईमानदारी से अपने आप को देना पड़ेगा पहले। और अगर किसी को लगता, मैं अक्सर करता था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपनी डालता था, मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और फिर मैं अपना लेवल लिखता था, और फिर मैं पूछता था आईने के सामने खड़े होकर, जिम्मेदार कौन है? मैं। अपनी तरफ यही, मैं जिम्मेदार हूं। और फिर सुबह उठ के मेहनत करता था, मैगजीन सेंटर पे, कहीं चाय की दुकान पे, कहीं भी खड़ा होता था वहां जहां पे लोग खड़े होते थे। मैं दोस्तों आज डायमंड इसलिए हूं क्योंकि मैं बीच में रखा था एमबे को और इर्द गिर्द रखा था जिंदगी को। ये सर से मैंने सीखा था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको बीच में रखना होगा एमबे को और इर्द गिर्द रखनी होगी जिंदगी को। मेरे आज की टॉक का ये लास्ट स्टेटमेंट है कि अगर आप बीच में रखोगे एमवे को और इर्द गिर्द रखोगे जिंदगी को, हम डायलॉग यहां नहीं बोल रहे, हमारे दोस्त हैं सुधीर, डॉक्टर सुधीर, उनके बेटे की शादी थी, थर्सडे को पड़ा था, थर्सडे को हमारी ओपन मीटिंग, अपलाइन ने कहा ओपन मीटिंग छोड़ नहीं सकते, मैं नहीं गया। 3 साल मैंने कहीं कुछ इधर उधर नहीं, क्योंकि बीच में एमवे और इर्द गिर्द जिंदगी। सब कुछ करूंगा लेकिन एमवे को बिना डिस्टर्ब किए। बर्थडे में जाऊंगा लेकिन एमवे का काम करके, शादी में जाऊंगा एमवे का काम करके, सब कुछ करके। कुछ ऐसा नहीं कि एमवे को छोड़ देंगे, कभी नहीं, प्रायोरिटी पे रखेंगे। कभी बोलते हैं ना बच्चे की तरह, आप अगर 2 बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो तीसरे बच्चे को खाना क्यों नहीं खिला रहे हैं? एमवे भी तो बच्चा है। आज एमवे वाला बच्चा मेरा 10 साल का है, पूरे परिवार का खर्चा चला रहा है, पूरे परिवार का खर्चा 10 साल का हमारा एमवे बिजनेस चला रहा। मेरा ग्रैंड तीसरी पीढ़ी उस पर एंजॉय कर रही है। एक बार मेहनत करिए दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छे हाथों में हो। जहां से आप सीखते हो वहीं से मैं भी सीख रहा हूं। कभी ग्रो करने में थोड़ा दिक्कत ये होती है कि हम सीखते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। बस अमल करना शुरू कर दीजिए। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं कुछ थोड़ा अपने, शुरू में इतना कुछ आप लोगों ने किया है, मैं उसको तो नहीं उतार सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ आज मैंने किया आप लोगों से बात करके, और पूरा मुझे विश्वास है कि कम से कम एक कमिटमेंट तो आप लोग जरूर लोगे। ये आप कराते भी हैं मुझे पता है, लेकिन कभी अगर ये कमिटमेंट टूटा था तो ये एक ज्वाइनिंग डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में और उसे 3% कराना। बाकी सारी चीजें तो आप लोग कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू वेरी मच।